नमस्कार दोस्तों। आइए बात करते हैं आपके चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती की जो पेपर हुए, 6 पेपर हुए, उसमें हिंदी से संबंधित जो प्रश्न आए थे, हिंदी व्याकरण से संबंधित जो प्रश्न आए थे, उनकी मैं चर्चा करने वाला हूं। तो आज पहले मैं ले रहा हूं 19 तारीख को प्रथम शिफ्ट में जो प्रथम पारी में जो पेपर हुआ था, उसमें आने वाले हिंदी के प्रश्न। ध्यान दीजिएगा, मैं बात कर रहा हूं आपसे हिंदी के प्रश्नों की। इसमें आ रहा है प्रश्न नंबर 1। मैंने आपके प्रश्नों को निकाल कर यहाँ पर उनको क्रमांक दे दिया, 1 2 3 4 20 तक प्रश्न है। यहाँ पर 20 प्रश्न आए थे सभी पेपर में। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्दों का चयन कीजिए। अर्थात ये जो शब्द दे रखे हैं, इनमें से कौन कौन से शब्द शुद्ध हैं, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। तो देखिएगा, मुहूर्त गलत हो गया। ये मुहूर्त होना चाहिए आपका इस तरीके से, मुहूर्त। उसके बाद विवाहित, ये भी गलत हो गया। ये विवाहित आना चाहिए कैसे, ऐसे, विवाहित। छोटी की मात्रा आनी चाहिए। सुपर्णखा, सुपर्णखा, ये भी गलत हो गया। सुपर्णखा सही है, बिल्कुल सुपर्णखा शब्द सही है। यहाँ पर सुपर्णखा शब्द जो है बिल्कुल सही है ये। और इसके बाद पैतृक शब्द, पैतृक भी सही है, लेकिन स्वस्थ ये गलत है। ये कैसा होना चाहिए, तो स्वस्थ इस तरह से होना चाहिए, तो ये भी गलत है। ऐसे हालत में ये भी सही है और ये भी सही है। तो इसके 2 विकल्प यहाँ पर सही है। यहाँ पर लिखा है नीचे 1 2, तो अभी देखिए कौन कौन से सही है। इसका उत्तर कौन कौन सा हो जाएगा, सी और डी। ये इसके सही शुद्ध हो जाएंगे। सुपर्ण का भी सही है और पैतृक भी सही है। बाकी ये तीनों शब्द क्या है यहाँ पर, अशुद्ध है। इस प्रकार सी और डी, इसका उत्तर हो जाएगा सी और डी। सुपर्ण का और पैतृक, ये दोनों शब्द यहाँ पर शुद्ध है, बाकी तीनों शब्द यहाँ पर गलत। आगे चल रहा हूं मैं। प्रश्न नंबर 2, जनता, जनता को सरकारी निर्णयों से अवगत कराने हेतु इनमें से किस पत्र रूप का प्रयोग किया जाता है। बताइए, जनता को, आपको कोई भी वैकेंसीज वगैरह निकलती है तो वो सूचनाएं दी जाती हैं, तो बताओ किसके माध्यम से हम लोग, विज्ञप्ति। तो प्रेस विज्ञप्ति, इसे क्या बोलेंगे हम लोग, प्रेस विज्ञप्ति बोलेंगे। अच्छा ध्यान रखना, निश्चित समय के लिए जो सूचना जारी होगी उसको अधिसूचना बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि जनता को सरकारी निर्णय से अवगत कराने हेतु तो इनमें से किस पत्र रूप का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर अधिसूचना नहीं है, तो आप देखते हैं विज्ञप्ति। सरकार सूचना जारी करती है अपने निर्णयों को, भाई हम इतनी वैकेंसी निकाल रहे हैं या इतना ये कर रहे हैं, तो इसके बारे में क्या निकलती है, प्रेस विज्ञप्ति। तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा, प्रेस विज्ञप्ति। चलिए मैं उत्तर बताया था आपको, मैं बहुत चर्चाएं कर चुका हूं आपसे विस्तार में। आज मैं आप लोगों को उत्तर बताया था। कृतज्ञ, देख लीजिए मॉडल पेपर में लिखा था मैंने शब्द कृतज्ञ और कृतज्ञ दोनों लिखा था। तो कृतज्ञ का मतलब क्या होता है, वह जो किए हुए उपकार को मानता हो। ज्ञ का मतलब ज्ञान रखता हो, तो किए हुए उपकार को मानने वाला। जो किए गए उपकार को न मानता हो, नहीं, ये न लिख गया। जिस पर बहुत उपकार किए हो, नहीं। जो नया आया हो, नहीं। जो किए हुए उपकार को मानता हो। कृतज्ञ का मतलब क्या हो गया, जो किए हुए उपकार को मानता हो। मैंने बताया आपको युग्म शब्दों में कृतज्ञ और कृतज्ञ। तो कृतज्ञ तो हो जाएगा किए हुए उपकार को नहीं मानने वाला, और कृतज्ञ क्या हो जाएगा, जो किए गए उपकार को मानता हो। इसका उत्तर हो जाएगा कृतज्ञ, यानी जो किए हुए उपकार को मानता हो। एहसानमंद जिसे आप कहते हैं। सहानुभूति शब्द में उपसर्ग है, सहानुभूति। देख लीजिए सरल सा प्रश्न है, सहधन अनुभूति, सहधन अनुभूति शब्द जाएगा यहाँ पर, सहधन अनुभूति। तो कौन सा उपसर्ग है, स उपसर्ग है। इसमें कौन सा उपसर्ग है, स। और आप देख रहे हैं दीर्घ संधि हो जाएगी। यहाँ पर आपको बताया था उपसर्ग में संधि के, स्वर संधि के नियम लगते हैं। इसमें कौन सा उपसर्ग है, यहाँ पर सह। इसमें हो जाएगा आपका सह उपसर्ग। आगे चल रहा हूं, प्रश्न नंबर 5। सूची में दिए गए तत्सम शब्दों का मिलान सूची 2 में दिए गए समानार्थक तद्भव शब्द। यहाँ पर आगे तत्सम शब्द लिखे हैं, पीछे क्या लिखे हैं, तद्भव शब्द। तो तत्सम तद्भव का मिलान करना है आपको। अब एक गोधूम, गोधूम का मतलब होता है गेहूं। गोधूम किसे कहेंगे, गेहूं को। नव यानी नो हो गया, अश्रु यानी आंसू हो गया, सूची यानी सुई हो गया। तो इस प्रकार यहाँ पर सुमेलित हो जाएगा। किस प्रकार से हो जाएगा, ए का 3 हो रहा है, गोधूम यानी गेहूं। फिर बी का क्या जा रहा है, नव यानी नो, 1 हो गया। फिर सी अश्रु, अश्रु का हो जाएगा आंसू, 2। इसके बाद सूची,
सूची को कहेंगे हम सुई। तो इस प्रकार 3 1 2 3 क्या हो रहा है इसका उत्तर? 3 1 2 4। इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर सुमेलित हो जाएगा। इस प्रकार से आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 6, मासिक। देख लीजिए पुराने मॉडल पेपर में बता रखा है मैंने इस शब्द मास धन इक। क्या बनेगा इस शब्द? मास धन इक। तो आप कह रहे हैं कि इसमें प्रत्यय कौन सा है मासिक शब्द में? तो कौन सा प्रत्यय मित्रों? एक। कौन सा प्रत्यय इसमें? एक प्रत्यय है। ठीक है, तो मास धन एक हो जाएगा। मैंने बताए थे बहुत सारे शब्द, धर्म धन एक, अंश धन एक, विवाह धन एक, ऐसे कई सारे शब्द मैंने बताए थे आपको विस्तार के साथ। प्रश्न नंबर 7, तूती बोलना। प्रश्न है तूती बोलना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तूती बोलना, ध्यान दीजिएगा। कोटा की कचौरी की तूती बोलती है, यानी कि क्या? दाग कचौरियों में कोटा तूती बोलती है, यानी कि अभी ये बहुत प्रसिद्ध है। तो अड़चन डालना, तंग करना, बुरी राय देना नहीं, धाक जमाना। राम ने अपने इस कार्य से दुनिया में उसकी तूती बोलने, राम ने रावण को मारा तो दुनिया में उनकी तूती बोलने लगी, यानी दाग जम गई। तो दाग जमाना, तूती बोलने का अर्थ क्या हो जाएगा? दाग जमाना। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य आसन भूतकाल का उदाहरण है? अभी आसन का मतलब होता है पास या निकट, पढ़ा था हमने डिटेल से इसको। आसन का मतलब क्या होता है? पास या निकट। पास कहो, निकट कहो, नजदीक कहो, तो पास, निकट या नजदीक। तो ऐसे हालत में पास निकट वाला ही क्या है? भूतकाल। क्रिया का वह रूप जिससे उसके आसन यानी पास ही, भूतकाल में, भूतकाल मतलब बीता हुआ, काल का मतलब समय, बीते हुए समय में पास ही होने का बोध हो, यानी अभी अभी होने का बोध हो। ढूंढ लीजिए, श्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, पूर्ण भूतकाल, बहुत पहले हो गया काम। चांद अभी अभी निकला है, चांद अभी अभी निकला है, भूतकाल में निकल गया है पर अभी अभी निकला है। आसन्न भूतकाल, आसन्न भूतकाल का उदाहरण हो जाएगा ये वाला। मनोज कल पुस्तकालय गया था, पूर्ण भूतकाल। बस तीव्र गति से दौड़ रही थी, ये भी पूर्ण भूतकाल। एक ही उत्तर है यहाँ पर, चांद अभी अभी निकला है। आसन्न भूतकाल, पास ही भूतकाल, जो मतलब क्रिया का वह रूप जिससे उसके भूतकाल में अभी अभी होने का बोध हो, थोड़े समय पहले जस्ट हुआ है काम, आसन्न हुआ है, पास ही हुआ है। तो कौन सा उत्तर है यहाँ पर? चांद अभी अभी निकला है। प्रश्न नंबर 9, अंधे के हाथ बटेर लगना। अंधे के हाथ बटेर लगना, अरे अंधे के हाथ मतलब कहूं कि अयोग्य व्यक्ति के हाथ में कोई कीमती वस्तु आ जाना। अंधे के हाथ, अंधे व्यक्ति को बटेर पक्षी मिल जाना, अंधे व्यक्ति का बड़ा नुकसान हो जाना, अयोग्य व्यक्ति को बिना प्रयास के ही फल प्राप्त हो जाना। आप लोग देखते हैं कई लोगों को अंधे के हाथ बटेर लग जाता है, अयोग्य व्यक्ति को बिना प्रयास के ही क्या हो जाता है? फल प्राप्त हो जाना। इसका सबसे उपयुक्त उत्तर हो जाएगा कि अयोग्य व्यक्ति को ही बिना प्रयास के फल प्राप्त हो जाना। अंधा क्या प्रयास करेगा, लेकिन उसके हाथ में बटेर लग गया। जगन्नाथ, बताइए, ध्यान दीजिए, जगन्नाथ शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? बताया था आपको, जगत धन नाथ। कहाँ है? ये रहा, जगत धन नाथ। एक का 3 हो जाता है यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण किसी भी वर्ग का पहला वर्ण हो, तथा द्वितीय शब्द का पहला वर्ण किसी भी वर्ग का पांचवा, एक का 5, द्वितीय शब्द का पहला वर्ण किसी भी शब्द का पांचवा वर्ण हो, तो पहला भी पांचवे में बदल जाएगा। तो त का पांचवा भी क्या होता है? न, तो त की जगह न आ जाएगा, जगन्नाथ। क्या बनेगा शब्द? जगन्नाथ। प्रश्न नंबर 11, एडवर्टाइजमेंट शब्द की हिंदी है, एडवर्टाइज आ गया, एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन, सीधा सा है, सरल सा। क्या है इसका उत्तर? विज्ञापन। एडवर्टाइजमेंट का क्या अर्थ होगा? विज्ञापन। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य ढूंढना है आपको। मेरे को, मुझे संगीत सुनना नहीं, सुननी नहीं, सुनना पसंद है। मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा की जाती है, देखी नहीं जाती। काशी नगरी भारतीय संस्कृति का केंद्र रही है, काशी नगरी भारतीय संस्कृति का केंद्र रही है। मैं गाने की कसरत नहीं, अभ्यास, गलत हो गया, ये रहा सही।
काशी नगरी भारतीय संस्कृति का केंद्र रही है। बिल्कुल ठीक है, ये शुद्ध वाक्य है यहाँ पर। बाकी तीनों ही क्या है यहाँ पर? अशुद्ध है। यहाँ सुनने नहीं, सुनना। प्रतीक्षा देखी नहीं की। यहाँ पर कसरत नहीं, अभ्यास। गलत। प्रश्न नंबर 13, श्री गणेश शब्द का विलोम श्री गणेश कीजिए यानी प्रारंभ कीजिए। तो इतिश्री, समाप्ति, समाप्ति सूचक शब्द है इतिश्री। भरत वाक्य इतिश्री, क्या बोलेंगे? इतिश्री। श्री गणेश कीजिए यानी प्रारंभ कीजिए और इतिश्री कीजिए यानी समाप्त कीजिए। तो इतिश्री उल्टा हो जाएगा, विलोम शब्द हो जाएगा गणेश, श्री गणेश का इतिश्री। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें आकर्मक क्रिया है? खूब प्रैक्टिस करवाइए। आकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। आज हमने खीरे खाए, सकर्मक। क्या खाए? सकर्मक खीरे, तो सकर्मक। एक क्रिया का मतलब कहूं कि वह वाक्य जिसमें कर्म होता है तथा क्रिया कर्ता द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव अन्य शब्द पर, कर्ता के साथ साथ अन्य शब्द पर भी पड़ता है। तो हाँ, हमने भी पड़ रहा है प्रभाव और खीरे पर भी प्रभाव पड़ रहा है, सकर्मक। रोहन रो रहा है, बिल्कुल यही उत्तर है। अभी भी रोने का काम कर रहा है। क्या रो रहा है? किसको रो रहा है? उत्तर नहीं मिल रहा है, यही उसका उत्तर हो जाएगा। यही आपका सकर्मक क्रिया। नेहा कपड़े धोती है, क्या धोती है? तो कपड़े धोती है। राम क्या लिख रहा है? पत्र लिख रहा है। लेकिन आप देख रहे हो कि क्या रोता है? यहाँ पर कोई कर्म नहीं है, तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर अकर्मक वाक्य कौन सा है आपका? रोहन रो रहा है। क्रिया का वह रूप जिससे कर्ता द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव स्वयं कर्ता पर ही पड़े। तो रो रहा है, इसका प्रभाव केवल किस पर पड़ेगा? केवल कर्ता पर ही पड़ेगा, रोहन पर ही पड़ेगा। पर यहाँ पर अन्य वाक्यों में आप देख रहे हैं कि खीरे पर प्रभाव पड़ेगा, हमने किया कार्य। तो नेहा कपड़े धोती, कपड़ों पर प्रभाव पड़ेगा और पत्र पर प्रभाव पड़ेगा। लेकिन रोहन रो रहा है पर किस पर प्रभाव पड़ेगा? केवल रोहन पर। यह अकर्मक क्रिया है, बाकी तीनों सकर्मक। प्रश्न नंबर 15, दरवाजे पर कौन है? कौन है प्रश्नवाचक शब्द है। उपरोक्त वाक्य में सर्वनाम का कौन सा भेद है? वह सर्वनाम जो किसी प्रश्न का बोध कराता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। कौन सा सर्वनाम कहेंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम। दरवाजे पर कौन है, बताइए, उत्तर देना पड़ेगा आपको। तो प्रश्नवाचक वाक्य है, इस प्रकार ये कौन सा सर्वनाम हो रहा है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं है? कमल का पर्यायवाची नहीं है। जलज, सरोज, पंकज, बताइए। ये आपको शब्द बता रखे सारे। जलज है, सरोज है, पंकज है। बताया था ना कि जल के शब्द के पीछे क्या लग जाए? ज। जल पर्यायवाची ज लग जाए तो जल में जन्म लेता है जो, कौन लेता है? तो कमल। तो सारे ये कमल के पर्यायवाची। लेकिन मनुज, मनुष्य जन्म लेने वाला, मनुष्य कमल नहीं है। कौन नहीं है? मनुष्य। तो इसका उत्तर नहीं है। कौन सा नहीं है? तो ये नहीं है। बाकी ये भी है, ये भी है, ये भी है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कमल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है मित्रों? ये मनुज। मनुज का मतलब मनुष्य जन्म लेने वाला, मनुष्य बना मानव, मनुष्य। तो ये आपका मनुष्य का पर्यायवाची, ना कि कमल का है। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विदेशज, विदेशी शब्द नहीं है? कौन सा विदेशी शब्द नहीं है? आल्पिन पुर्तगाली शब्द है, विदेशी है पुर्तगाल। टिकट, टिकट शब्द अंग्रेजी शब्द है, टिकट। और अक्ल अरबी शब्द है, अरबी पारसी है। जबकि आप किधर है? लोटा, ये देशज शब्द है। कौन सा शब्द है? देशज शब्द है ये। तो यहाँ पर उत्तर कौन सा हो जाएगा आपका? लोटा। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान या विशेष वस्तु के नाम का बोध कराने वाली संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। देख लीजिए कौन सा नाम है जो विशेष का बोध नहीं करा रहा? गंगा है, हिमालय है, धनवान। धनवान बहुत सारे हैं, जातिवाचक संज्ञा। रामचरितमानस भी है, लेकिन यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी नहीं है? धनवान। में कौन सी है? तो जातिवाचक है। धनवान कितने हैं? धनवान बहुत सारे, जातिवाचक संज्ञा। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य गुणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है? बहुत बढ़िया, यहाँ नहीं ज्यादा पूछा है।
महंगाई में शेर भर दूध, दूध भी खरीदना मुश्किल है। दूध की विशेषता क्या है? शेर भर, परिमाणवाचक, यही है। वे विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की परिमाण संबंधी यानी नाप तोल संबंधी विशेषता को प्रकट करते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कौन सा गुणवाचक नहीं है, तो यही नहीं है, क्योंकि ये कौन सा है? ये परिमाणवाचक विशेषण। उत्तर तो यही हो गया। मुझे लाल लाल टमाटर, कौन सा टमाटर? लाल लाल टमाटर, गुणवाचक है। लीलिवा के पास चमकीले कपड़े, कैसे कपड़े? चमकीले कपड़े, गुणवाचक। कश्मीरी सेब, व्यक्ति स्थान संबंधी, कश्मीरी सेब लाल होते हैं, लाल कश्मीरी कहो तो भी और लाल कहो तो भी गुणवाचक है। लेकिन यहाँ पर महंगाई में शेर भर दूध भी खरीदना मुश्किल है, कौन सा है? तो परिमाणवाचक है। कौन सा हो जाएगा? ये परिमाणवाचक। 19 तारीख की प्रथम का पारी का अंतिम प्रश्न, 19 तारीख की पारी का अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य, फिर आ गया यही प्रश्न वापस, नहीं है बताया अभी आपको। महंगाई में शेर भर दूध भी खरीदना मुश्किल है। आगे एक प्रश्न कम पड़ गया यहाँ पर। चलिए ठीक है, हमारे टाइपिस्ट को ध्यान नहीं पड़ा होगा, नहीं दिख मिला होगा उनको, चलेगा। ये आपके 19 तारीख को प्रथम पारी की जो पेपर था उसकी मैंने हिंदी का पेपर जो था उसका सॉल्यूशन करवाया। आगे मैं आपको द्वितीय पारी का और अन्य जो भी पेपर है हिंदी के वो सभी का समाधान आगे में डालने वाला। नमस्कार दोस्तों, अब मैं बात करूंगा आपसे 19 तारीख को द्वितीय पारी में हिंदी, द्वितीय पारी चतुर्थ का जो पेपर हुआ था उसमें हिंदी के जो प्रश्न आए थे उन हिंदी व्याकरण की प्रश्नों की ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आ रहा है प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित शब्दों में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। भाववाचक संज्ञा ढूंढनी है आपको। हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा, सच्चाई, ये रहा उत्तर। उत्तर हो जाएगा सच्चाई। हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा है, सभा समूहवाचक संज्ञा है और मिट्टी जातिवाचक संज्ञा है, जबकि सच्चाई में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। प्रश्न नंबर 2, जो कमाएगा वही खाएगा, जो और वही वाक्य में कौन सा सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है? तो आपको बताया था एक संज्ञा सर्वनाम का संबंध दूसरी संज्ञा सर्वनाम से जोड़ने वाले जो शब्द होंगे उसमें हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। दो अलग अलग बातों को, दो बातों को, मतलब दो को पृथक पृथक बातों को एक करने वाले जो सर्वनाम होते हैं वो संबंधवाचक सर्वनाम। जो कमाएगा वही खाएगा संबंधवाचक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें आकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है? शाम सोता है आकर्मक, कृष्णा नहाता है आकर्मक, खांसता है आकर्मक, लेकिन पढ़ता है, राम पढ़ता है सकर्मक। कौन सी है ये? सकर्मक। तो आकर्मक क्रिया नहीं है तो कौन सी है? राम पढ़ता है, सकर्मक है। प्रश्न नंबर 4, सरकार ने स्थानीय कलाकारों को बुलाया है। इस वाक्य में किस विशेषण का? स्थानीय कलाकार, कलाकारों की विशेषता है कि वो कौन से? स्थानीय कलाकार, स्थान संबंधी विशेषता प्रकट कर रहा है। तो बताइए कौन सा हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण। कौन सा हो जाएगा? ये गुणवाचक विशेषण। स्थान संबंधी विशेषता स्थानीय कलाकार, लोकल कलाकार आए तो स्थानीय गुणवाचक विशेषण। प्रश्न नंबर 5, फूल का तत्सम शब्द है फूल। चेक कर लो, रजिस्टर में लिखा है पुष्प, सरल सा। फूल का तत्सम क्या हो जाएगा? पुष्प हो जाएगा। और इसका तद्भव कुहू भी होता है। फूल का तत्सम पुष्प। प्रश्न नंबर 6, हिंदी में प्रयुक्त होने वाला लालटेन शब्द, लालटेन शब्द किस भाषा से आया? लालटेन फारसी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है ये? फारसी भाषा का शब्द है, अरबी फारसी शब्द है ये। आगमन, आगमन मैंने करवा रखे सारे। प्रयुक्त उपसर्ग बताइए, आगमन में कौन सा उपसर्ग है? आ धन गमन, तो क्या बन जाएगा? आगमन। सीधा सीधा जुड़ रहे आ। प्रश्न नंबर 8, अन्यथा, अन्यथा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। अब ना ये प्रश्न आपका डिलीट हो सकता है भाई, इसका उत्तर था हो जाएगा। अन्यथा, अन्य धन था,
अन्यथा ये प्रश्न डिलीट होने की संभावना है, बिल्कुल संभावना है इसके डिलीट होने की। था प्रत्यय। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से बुद्धि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। मनीषा, प्रज्ञा, मेघा, यामिनी। यामिनी रात, रात्रि का होता है। यामिनी किसका होता है? रात्रि का होता है, तो यही नहीं है। बाकी तीनों किसके? तो तीनों है ये बुद्धि के, तो तीनों है आपके बुद्धि के। बाकी यामिनी किसका होता है? रात्रि का पर्यायवाची होता है। प्रश्न नंबर 10, अग्रज शब्द। अग्रज शब्द सरल सरल सा, अग्रज। अग्रज शब्द के लिए प्रयुक्त होने वाला विलोम शब्द है। अग्रज का मतलब अग्र, ज, अग्र यानी आगे जन्म लेने वाला, और अनु, अनु यानी पीछे। अनुज छोटा भाई, ये बड़ा भाई और ये छोटा भाई, तो उत्तर हो जाएगा इसका अनुज। प्रश्न नंबर 11, किए गए उपकार को न मानने वाला। आपको पिछले पेपर में मतलब किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, और किए गए उपकार को न मानने वाला कृतज्ञ, दोनों ही प्रश्न आ गए। कृतज्ञ आया था सुबह वाले पेपर में, शाम को आया है कृतज्ञ। जो किए हुए उपकार को नहीं मानता इसको क्या बोलते हैं? कृतज्ञ। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्दों का चयन कीजिए। शुद्ध शब्दों का चयन कीजिए। चरम धन उत्कर्ष, चरमोत्कर्ष। परीक्षा, बड़ी की मात्रा आएगी। ज्योत्सना, दोनों छोटे छोटे आएंगे। प्रदर्शनी, तो ए और डी, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए और डी, दो। ए और डी यहां पर क्या है? दोनों शुद्ध है, ए और डी सही है। परीक्षा, आप जानते हैं परिधन इच्छा, परीक्षा ऐसे बनेगा, और ये ज्योत्सना शब्द जो है वो ऐसे लिखा जाता है, कई बार लिखा है हमने ज्योत्सना। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पर परीक्षा भी गलत है और ज्योत्सना भी सही गलत है, जबकि ए और डी यानी तद्मोत्कर्ष और प्रदर्शनी ये दोनों शब्द क्या है यहाँ पर? शुद्ध है। ए और डी यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? कौन सा वाक्य अशुद्ध है? वह सचमुच बीमार है। कोई अशुद्धि नहीं लग रही। उसने ब्रज भाषा में ब्रज की होरी शीर्षक कविता लिखी, ठीक है। पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है? ये भी ठीक है, लेकिन मेरे को नहीं, मुझे क्या आना चाहिए यहाँ पर? मुझे आना चाहिए, तो ये गलत है, ये गलत हो गया। अशुद्ध पूछ रहा है तो ये गलत है यहाँ पर। बाकी तीनों यहाँ पर क्या है? ठीक है। मेरे को नहीं, मुझे, मुझे दिल्ली जाना है, तो ठीक हो जाएगा ये। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संदिग्ध, संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण है? क्रिया का वह रूप जिससे उसके वर्तमान समय में होने पर संदेह हो, उसके होने की संभावना हो, तो संदिग्ध वर्तमान काल हो जाएगा। मैं यहाँ सुबह से बैठा हूं, मैं यहाँ सुबह से बैठा हूं। सामान्य भूतकाल, पुलिस बदमाश का पीछा कर रही है, कर रही है। सामान्य ये हो जाएगा आपका अपूर्ण वर्तमान काल। सीतामढ़ी में बाढ़ आ रही होगी, आ रही होगी। संदिग्ध वर्तमान काल, आ रही होगी, आ रही कि नहीं आ रही, संदेह है इस बात पर, तो ये हो जाएगा संदिग्ध वर्तमान काल। प्रश्न नंबर 15, खरी खरी खोटी, खरी खोटी सुनाना मुहावरे का अर्थ है। खरी खोटी सुनाना, सीधा सीधा बोल देना, साफ साफ बोल देना। याचना करना, खुशामद करना, भला बुरा कहना, बिल्कुल खरी खरी सुना देना, खरी खोटी सुना देना, तो भला बुरा कहना, खरी खोटी सुना देना। प्रश्न नंबर 16, तेते पांव पसारिए, तेते पांव पसारिए जेती लांबी सोर। लोकोक्ति का अर्थ क्या है? अपनी औकात देखकर ही खर्च करना, ठीक है। अपने किए का फल मिलता है, किसी काम का जल्दी संपन्न होना, थोड़े ये सही है। अपनी औकात है ना कि उतने ही पांव फैलाओ जितनी लंबी आपकी क्या है? चादर है। तो तेते पांव पसारिए जेती लांबी सोर, सोर का मतलब रजाई, कंबल, चद्दर, तो उतने पांव फैलाइए जितने आपके पांव हो। तो कैसे कहेंगे भाई? अपनी औकात देखकर ही क्या करना चाहिए? खर्च करना चाहिए। उतने पांव पसारनी चाहिए जितनी लंबी चद्दर हो, हिंदी में कहूं, अपना सामान्य भाषा में कहूं तो। ऑफिस ऑर्डर, ऑफिस ऑर्डर सीधा सीधा है। ऑफिस ऑर्डर कार्यालय आदेश के लिए हिंदी शब्द है ऑफिस ऑर्डर। अधिसूचना, निश्चित समय के लिए जारी सूचना। अनुस्मारक, पूर्व में भेजे गए पत्र का स्मरण कराने हेतु परिपत्र एक साथ बहुत सारे कर्मचारियों को भेजा गया।
और ऑफिस ऑर्डर हो जाएगा कार्यालय आदेश। क्या हो जाएगा? कार्यालय आदेश। सीधा सीधा है तो कार्यालय आदेश। प्रश्न नंबर 18, अर्ध सरकारी अर्ध सरकारी पत्र का प्रयोग निम्न में से किनके मध्य होता है? तो दो सरकारी कर्मचारी आपस में बात करते हैं तो वो कहलाएगा क्या? अर्ध सरकारी। विभिन्न सरकारी अधिकारियों के मध्य नहीं, विभिन्न सरकारी अधिकारियों के मध्य। दो सरकारी कर्मचारी अलग अलग डिपार्टमेंट के, वो आपस में जो बात करेंगे, पत्र लिखेंगे, वो अर्ध सरकारी पत्र कहलाएगा, क्योंकि दोनों कर्मचारी तो अर्ध सरकारी है, पर वो जो बातचीत कर रहे हैं वो अन्य, मतलब वो अन्य बात कर रहे हैं, तो इस कारण से अर्ध सरकारी पत्र दो विभिन्न सरकारी अधिकारियों के मध्य अर्ध सरकारी पत्र का आवागमन होगा। प्रश्न नंबर 19, जब कोई सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन या ज्ञापन एक साथ अनेक प्रेषितों को भेजा जा रहा है तो उसे क्या कहते हैं? खूब प्रैक्टिस कराई है मैंने आपकी। परिपत्र। कौन सा है? परिपत्र। कौन सा हो जाएगा ये? परिपत्र। शाम की शिफ्ट का 19 तारीख को शाम की शिफ्ट में आने वाला अंतिम प्रश्न था आपका ये परिपत्र। 19 प्रश्न थे शाम को, 19 तारीख के पेपर के हिंदी वाले पेपर में शाम को 19 प्रश्न थे। तो ये 19 प्रश्न आपके द्वितीय पारी, 19 तारीख की द्वितीय पारी के हिंदी के प्रश्न। नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूं, अब मैं बात करूंगा आपसे 20 तारीख को चतुश्रेणी कर्मचारी का जो पेपर हुआ था उसकी प्रथम पारी का जो पेपर है उसकी मैं चर्चा कर रहा हूं। उसमें आए हुए हिंदी के जो प्रश्न थे, हिंदी व्याकरण से संबंधित, उनकी चर्चा करूंगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आ रहा है प्रश्न नंबर 1, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1, दुबला, दुबला पतला, दुबला पतला, आकार प्रकार किसमें आएगा? यह आएगा गुणवाचक विशेषण, दुबला पतला। 25, संख्यावाचक विशेषण, कौन सा हो जाएगा ये? संख्यावाचक विशेषण। अत्यंत, अत्यंत बोले सीता अत्यंत सीधी है, तो सीधी है तो विशेषता, उसकी भी विशेषता बताई जा रही है, यानी प्रविशेषण है। अत्यंत शब्द कौन सा है? प्रविशेषण। और अधिक, अधिक या कम तुलनात्मक शब्द है। अधिक या कम कौन सा है? तुलनात्मक विशेषण। तो ये हो जाएगा आपका तुलना, इस प्रकार से सुमेलित हो जाएगा। देख लीजिए, ए दुबला यानी क्या है? गुणवाचक विशेषण, 1 2 3। उसके बाद बी 25 यानी क्या है? संख्यावाचक, 25 व्यक्ति। इसके बाद सी यानी अत्यंत, क्या है? प्रविशेषण। और डी यानी अधिक, और अधिक क्या है? तुलनात्मक विशेषण हो जाएगा। इस प्रकार से सुमेलित हो जाएगा 3 1 4 2, 3 1 4 2, इस प्रकार से सुमेलित हो जाएगा। यहां पर प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 2, क्षमा कीजिएगा, प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। कौन सा तत्सम शब्द है? धरती तद्भव होता है, जीव धरती धरणी, जीव जिह्वा, मित मित्र, रात्रि। ये रहा, आपको बताया था ना, 4 संयुक्त व्यंजन आ जाए, शत्रज्ञ, रेफ आ जाए, द्वि आ जाए, विसर्ग आ जाए, श आ जाए, या फिर क्या आ जाए? आपका द्वि आ जाए, तो ये सब जिस शब्द में होते हैं वो क्या होता है? आपका तत्सम होता है। तो रात्रि शब्द सीधा सीधा उत्तर है ये। तो प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से तद्भव शब्दों का चयन कीजिए। तद्भव शब्द ढूंढने हैं आपको, कौन कौन से हैं? तो सूरज है, पुष्प तत्सम है, अग्नि तत्सम है, मयूर। तो 2 हो जाएंगे, कौन कौन से? सूरज और मयूर। यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए और डी, ए और डी इसका उत्तर हो जाएगा, ए और डी। विकल्प नहीं डाले नीचे, उपयुक्त विकल्प चुनने, तो ए और डी क्या है? आपके तद्भव शब्द है, जबकि पुष्प और अग्नि क्या है? यहाँ पर तत्सम शब्द है। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द नहीं है? देशी भाषा का शब्द नहीं है। कौन सा नहीं है? कटोरा है, डिबिया है, मयूर तत्सम शब्द है भाई, मयूर ये भी है आपका। यहां पर उत्तर हो जाएगा आपका मयूर। मयूर देशज शब्द नहीं, ये तत्सम शब्द है। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित शब्दों में से विदेशज शब्द का चयन कीजिए। विदेशी शब्द कौन सा हो जाएगा? ठेठ देशज है, सत्तू भी देशज है, आग भी हमारा तद्भव शब्द है। अपील अरबी फारसी शब्द है। कौन सा शब्द है? अरबी फारसी शब्द है। तो विदेशी शब्द है कौन सा आपका? ये अपील। प्रश्न नंबर 6, परीक्षा का संधि विच्छेद बताइए। वही घूम फिर कर आ गया, परिधन इच्छा कहाँ गया? ये रहा,
परिधन इच्छा, दीर्घ स्वर संधि पढ़ा है ना आपने, रजिस्टर में लिखी हुई है आपके, परिधन इच्छा, परीक्षा। प्रश्न नंबर 7, उच्चारण। उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद, ये भी लिखा हुआ है रजिस्टर में, उत्धन चारण। तो यहाँ पर त नहीं है, बताया था आपको, त या द के बाद, याद कीजिए, त या द के बाद प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण त या द हो और द्वितीय शब्द का पहला वर्ण च ज ट ड ल हो, तो त द आने वाले वर्ण में ही बदल जाते हैं। द के बाद च आ गया तो द भी च में, आधा है तो आधे में ही बदल जाएगा। उच्चारण का हो जाएगा संधि विच्छेद उद्धन चारण। प्रश्न नंबर 7, अतिरिक्त, बिल्कुल करवाया, कौन सा उपसर्ग है अतिरिक्त में, तो अति धन रिक्त, ये रहा अति, जैसा जुड़ रहा है रिक्त शब्द मूल, उसमें क्या जुड़ रहा है, अति धन रिक्त, तो अतिरिक्त। सुनहरा, सुनहरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है, ये बना है सोनाधन हरा से, किससे बना है, सोनाधन हरा, तो प्रत्यय क्या है इसमें, हरा, ये रहा हरा। प्रत्यय पीछे जुड़ने वाले वे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं, नए या नए शब्द का बोध कराते हैं। तो सोना में हरा जुड़ा तो क्या बना, सुनहरा। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित भेदा भेदा में से कौन सा संज्ञा का भेद नहीं है। भेदा भेदा में जातिवाचक होती है, द्रव्यवाचक होती है, व्यक्तिवाचक होती है, आश्चर्यवाचक कोई संज्ञा नहीं होती है। संज्ञा का कौन सा भेद नहीं है, तो आश्चर्यवाचक, ये तो अव्यय है, आश्चर्यवाचक तो विस्मयादिबोधक अव्यय है, ये संज्ञा शब्द नहीं है, संज्ञा का प्रकार नहीं है। वह लड़का जो कल कल यहां आया था, वाक्य में जो, तो वह लड़का, वह और जो का संबंध है, संबंधवाचक सर्वनाम, कौन सा सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम, उत्तर हो जाएगा इसका संबंधवाचक सर्वनाम। प्रश्न नंबर 12, जिन क्रियाओं का फल कर्म पर पड़ता है वो कही जाती है। ध्यान करो, वाक्य में, जिस वाक्य में कर्म नहीं होता है तथा कर्ता द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव स्वयं कर्म खुद पर, कर्ता पर ही पड़े तो अकर्म, और कर्ता के साथ साथ अन्य पर भी पड़े तो सकर्म, यानी कर्म सकर्म क्रिया, अन्य पर भी पड़ता है तो कौन सी क्रिया है ये, सकर्म। जिन क्रियाओं का फल कर्म पर पड़ता है, कर्ता पर भी पड़ता है और कर्म पर भी पड़ता है, तो कौन सी क्रिया है, तो सकर्म क्रिया है। ठीक है। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित शब्दों में चांदनी शब्द का पर्यायवाची नहीं है। चांदनी शब्द का पर्यायवाची नहीं है। चंद्रप्रभा, ज्योत्सना, कौमुदी, तरंगिणी, तरंगिणी नहीं है, तरंगिणी का मतलब होता है लहर, पानी में उठने वाली लहर, तरंगिणी क्या हो जाएगा, लहर हो जाएगा। अनुकूल का विलोम क्या होगा, अनुकूल, बताया था आपको, अनुकूल का प्रतिकूल, अनुकूल का क्या हो जाएगा, प्रतिकूल, सीधा सीधा शब्द है, अनुकूल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, प्रतिकूल। प्रश्न नंबर 15, सबसे पहले गिने जाने वाला अग्रगण्य, वाक्यांश के लिए क्या आएगा, अग्रगण्य, देख लीजिए लिखा हुआ है रजिस्टर में, अग्रगण्य, आगे गिना जाने वाला, सबसे पहले गिना जाने वाला अग्रगण्य हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अशुद्ध वाक्य ढूंढना है। इस विद्यालय में 200 छात्र हैं, बिल्कुल अनुस्वार भी लगा हुआ है। महादेवी छायावादी कवित्री है, यह मेरी पुस्तक है। दुर्गा के अनेकों, अनेकों शब्द आ गया यहाँ पर, अनेकों नहीं होता, अनेक होता है। अनेक शब्द स्वयं खुद एक बहुवचन शब्द है, अनेकों लिखने की आवश्यकता आपको नहीं है, गलत हो जाएगा। तो यही उत्तर हो जाएगा इसका, ये गलत है, अनेकों नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अनेक। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संदिग्ध वर्तमान काल का है। संदिग्ध वर्तमान काल, मोहन सुबह उठता है, सामान्य वर्तमान काल, मोहन आ रहा होगा, ये संदिग्ध। क्रिया का वह रूप जिससे उसके वर्तमान समय में होने का क्या हो, संदेह हो,
तो वही क्या हो जाएगा आपका संदिग्ध वर्तमान काल। संभावना हो, वर्तमान समय में होने की संभावना हो, तो मोहन आ रहा होगा, क्या पता नहीं आ रहा है तो आ रहा होगा। चांद अभी भी निकला है, चांद अभी भी निकला है, बिल्कुल ये आपका हो जाएगा आसन्न भूतकाल। संभवतः वह कल जाएगा, ये हो जाएगा संदिग्ध भविष्य काल। जबकि संदिग्ध वर्तमान काल मोहन आ रहा होगा, बिल्कुल हो जाएगा, सीधा सा उत्तर है। प्रश्न नंबर 18, अंगारों पर पैर रखना, मुहावरे का अर्थ है अंगारों पर पैर रखना, जानबूझकर हानिकारक कार्य करना, बिल्कुल स्वयं को होशियार समझना, क्रोधित होना, हद से ज्यादा सावधान नहीं। जानबूझकर अंगारों पर पैर रखना, जानबूझकर हानिकारक कार्य करना, बिल्कुल ठीक है। अंगारों पर पांव क्यों रखेगा? जानबूझकर आप अंगारे पर पांव रख रहे हो तो जानबूझकर हानिकारक, हानि पहुंचेगी आपको अवश्य। जानबूझकर हानिकारक कार्य करना। प्रश्न नंबर 19, नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन के लिए प्रयुक्त होने वाला हिंदी शब्द है नोटिफिकेशन यानी अधिसूचना। नोटिफिकेशन यानी क्या है? अधिसूचना। नोटिफिकेशन जारी किया, निश्चित समय के लिए जारी सूचना को क्या बोलते हैं? नोटिफिकेशन अधिसूचना कहते हैं। क्या बोलते हैं? अधिसूचना। बस प्रश्न नंबर 19 हो गया। ये आपका 20 तारीख को जो शाम की शिफ्ट में हुआ था, द्वितीय पारी का जो पेपर था, उसका हिंदी का प्रश्न का मैंने समाधान यहाँ पर करवाया है। आगे में 21 तारीख को जो 2 पेपर हुए थे। नमस्कार दोस्तों, अब बात करता हूं मैं 20 तारीख को जो द्वितीय पारी में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का जो पेपर हुआ था सेकंड शिफ्ट का, और उस शिफ्ट में जो हिंदी के प्रश्न थे उनकी मैं चर्चा कर रहा हूं आपसे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ आ रहा है प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य हेतु हेतु मद भूतकाल का उदाहरण है? क्रिया का वह रूप जिससे भूतकाल यानी बीते हुए समय में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता है, वहां पर होता है हेतु हेतु मद भूल का। वह आया और मुरारी को गले मिला, वह आया और मुरारी को गले मिला नहीं। मैं पढ़ता लेकिन पुस्तक खो गई, मैं पढ़ता लेकिन पुस्तक खो गई। एक क्रिया का होना, मैं पढ़ता लेकिन पुस्तक खो गई, तो एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है। वह आया और मुरारी को गले मिला नहीं, नहीं है। मैं पढ़ता लेकिन उसको पुस्तक खो गई। आगे आ रहा है प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों में से समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा सभा। समूहवाचक संज्ञा कौन सी है? सभा। आपके रजिस्टर में लिखी हुई है वह संज्ञा जो किसी समूह का बोध कराती है। सभा समूह का बोध कराएगी। ममता भाववाचक है, बचपन भाववाचक है, मित्रता भी भाववाचक है। सभा हो जाएगी कौन सी? समूहवाचक संज्ञा। प्रश्न नंबर 3, बारात को खाना खिलाने के लिए क्विंटल भर अनाज चाहिए। इस वाक्य में कौन सा विशेषण? क्विंटल भर अनाज। कितना है अनाज? क्विंटल भर। नापतोल संबंधी परिमाणवाचक विशेषण कौन सा है? परिमाणवाचक विशेषण। नापतोल संबंधी विशेषता प्रकट हो रही है तो परिमाणवाचक। अनाज की विशेषता क्या प्रकट हो रही है? क्विंटल भर। नापतोल संबंधी परिमाणवाचक विशेषण। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है कौन सा है? उसने सुंदर खाना पकाया। खाना सुंदर हो सकता है क्या? नहीं। खाने की विशेषता सुंदर, गलत। मेरे को विज्ञान समझ नहीं आता। मेरे को नहीं, मुझको, गलत। मुझे या मुझको। साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है। हाँ, ये ठीक लग रहा है। मेरे लिए ठंडी, ठंडी बर्फ, बर्फ के साथ ठंडी लिखने की आवश्यकता नहीं है। अनावश्यक शब्द का प्रयोग किया है, गलत हो गया। इसका उत्तर हो जाएगा साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है। बिल्कुल शुद्ध वाक्य। शुद्ध वाक्य पूछ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तत्सम शब्द नहीं है। खीर, अरे ये रहा खीर, इसका तत्सम होता है शीर, यही उत्तर है इसका। अग्नि है, वत्स है, मयूर है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन खीर को शीर, तत्सम शब्द क्या है इसका? शीर। प्रश्न नंबर 6, परीक्षित, परिधनिक्षित शब्द के लिए उचित वाक्यांश है। जिसकी कभी परीक्षा नहीं ली गई हो, गलत। जो परीक्षा के योग्य ना हो, जो दूसरों की परीक्षा लेता हो, जिसकी परीक्षा ली जा चुकी है, परीक्षित हो चुका है
यानी जिसकी परीक्षा ली जा चुकी है वो कौन है? परीक्षित, परिधनिक्षित, परीक्षित हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7, देवधन ईश की संधि क्या होगी? बताइए, गुण संधि है, देवेश, क्या हो जाएगी? देवेश। देवधन ईश, महाधन इंद्र, महाधन ईश, गणधन ईश, ध्यान है ना? तो देवधन ईश क्या हो जाएगा? देवेश हो जाएगा। निम्नलिखित में से विदेशज शब्द नहीं है। विदेशज शब्द नहीं है, यानी कौन सी विदेशी भाषा का शब्द नहीं है? तो आप देखिएगा, तेंदुआ विदेशी है, पगड़ी, 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 साफा, पगड़ी, ये देशज शब्द है। कौन सा शब्द है? ये देशज शब्द है। बाकी देखिए, तेंदुआ, चिड़िया, इंजन सब बाहर से आए। ये पगड़ी शब्द हमारा देशज, देसी भाषा का शब्द है पगड़ी, जिसको हम साफा कहेंगे। प्रश्न नंबर 9, ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन से हम सब परेशान है। वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है? वैश्वीकरण। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या हो जाएगा? वैश्वीकरण। हिंदी का समानार्थक शब्द है यहाँ पर वैश्वीकरण। लौकिक शब्द बताइए, लौकिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इक। प्रयास कर, आपको मॉडल पेपर में अभ्यास कराते समय मैंने इसे बहुत सारे शब्द बताए, ये शब्द बताया था मैंने, लौकिक। तो लोकधन इक क्या बनेगा? लौकिक बनेगा। अपत्यवाचक प्रत्यय है ये, संतानवाचक, उन्नतावाचक। सरकारी पत्र में संबोधन के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? सरकारी पत्र में, बताइए, सरकारी पत्र लिखते समय क्या लिखते हैं आप? संबोधन में, सामने वाले को संबोधित करते समय महोदय, क्या लिखते हैं? महोदय। सेवा में श्रीमान, नम्र निवेदन है कि आप लोग लिखते हैं ना महोदय, महोदय लिखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है, कौन सा है? उत्जवल गलत, अनुकूल, हाँ यही सही लग रहा है, अनुकूल, अनुकूल, ठीक है। चालमिकी, बड़ी छोटी, गलत। विश्वास, गलत। देखिएगा कैसे लिखेंगे, ये उज्जवल तो ऐसे लिखेंगे, बता रखा है आपको। अनुकूल ठीक है, वाल्मीकि भी बता रखा है, बड़ी छोटी। और विश्वास, ये विश्वास ऐसा है। कौन सा सही है यहाँ पर? केवल एक सही है, बाकी तीनों क्या है यहाँ पर? गलत है। शुद्ध शब्द कौन सा है केवल यहाँ पर? अनुकूल। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का विलोम, प्रत्यक्ष का क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष का मतलब सामने, परोक्ष का मतलब दूर। प्रत्यक्ष का क्या हो जाएगा? परोक्ष। प्रत्यक्ष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? परोक्ष हो जाएगा। प्रत्यक्ष का मतलब सामने, परोक्ष का मतलब दूर। अर्धन अक्ष। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है? सकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। यह विज्ञान पढ़ाता है, क्या पढ़ाता है? विज्ञान। बच्चा गीत गा रहा है, क्या गा रहा है? गीत। मेरा दिल घबराता है, ये रहा। मोहन क्रिकेट खेलता है, क्या खेलता है? क्रिकेट खेलता है। मेरा दिल घबराता है, तो बताइए दिल पर ही पड़ गया प्रभाव, अकर्मक है। बाकी सब क्या है? सकर्मक। प्रश्न नंबर 15, निराकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? निराकार शब्द में है निह। कौन सा उपसर्ग है? निह। निह धन आकार, निराकार शब्द क्या बन जाएगा? निराकार। निह धन आकार, निराकार। इसका अगर उत्तर हम इसको मान ले, निह धन आकार, वैसे तो विसर्ग संधि है इसमें, निर, निर्धन आकार, निराकार बनेगा। निर्धन आकार क्या बनेगा? निराकार। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित शब्दों में अरण्य शब्द का पर्यायवाची नहीं है। जंगल, वन, कानन, वन, कानन, जंगल, तिमिर। एक तो ये रहा और एक ये रहा तिमिर, तो ये दो नहीं है। कौन कौन से नहीं है? तो 1, 2, 3 और 5, ये दोनों नहीं है। गगन, आकाश, तिमिर यानी अंधकार, ये दोनों हो जाएंगे। बाकी आप देखें वन, कानन और जंगल वन के, इसके अरण्य के पर्यायवाची हैं। तो कौन कौन सा? एक तो गगन और तिमिर, ये दोनों इसके पर्यायवाची नहीं। प्रश्न नंबर 17,
जूतियां चटकाना, जूतियां चटकाना, इधर उधर घूमना, फालतू घूमना, जूतों को इधर उधर फेंकना नहीं, व्यर्थ इधर उधर घूमना, जूतियां चटकाते ही फिरते हो, इधर उधर घूमते रहते हो, जूतियां चटकाते फिरते हो यानी इधर उधर घूमते रहते हो, व्यर्थ में इधर उधर घूमना, बिना काम के इधर उधर घूमते रहते हो, जूतियां चटकाते रहते हो। एक व्यवसायिक पत्र, एक व्यवसायिक पत्र कौन सा गुण नहीं, एक व्यवसायिक पत्र में कौन सा गुण नहीं होना चाहिए? निश्चयात्मकता, धूर्तता, धूर्तता, चालाकी, मक्कारी, कैसे होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। धूर्तता गलत, नहीं होना चाहिए। धूर्तता, पूर्णता, स्पष्टता बिल्कुल है। प्रश्न नंबर 19, आंख का अंधा नाम नयन सुख, कितनी बार बताया? आंख का अंधा नाम नयन सुख, आंख का तो अंधा है और नाम क्या है? नयन सुख। नयन का किस बात का सुख है? तो गुणों के विरुद्ध नाम होना, गुणों के विरुद्ध क्या होना? नाम होना। गुणों के विरुद्ध क्या होना? नाम होना ही क्या कहलाएगा आपका? आंख का अंधा और नाम का नयन सुख। प्रश्न नंबर 20, सूची 1 और सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, देख लेते हैं इसको। देखो तो कौन आया है? देखो तो कौन आया है? प्रश्नवाचक। कौन आया है? प्रश्न का बोध करा रहा है, प्रश्नवाचक। मैं अपने आप, अपने आप, निजवाचक, कहाँ है? ये रहा, निजवाचक। फिर कुछ दे दीजिए, कुछ, अनिश्चयवाचक, ये रहा। फिर आजकल वह शांत रहता है, वह, पुरुषवाचक। तो सुमेलित हो जाएगा इस प्रकार से, देख लीजिए। ए पुरुषवाचक क्या है? आजकल वह शांत रहता है, 4 हो गया इसका। फिर बी अनिश्चयवाचक, कुछ दे दीजिए, 3, 1 2 3। सी प्रश्नवाचक, देखो तो कौन आया है, 1 हो जाएगा। फिर निजवाचक, मैं अपने आप चला जाऊंगा, तो डी, डी का हो जाएगा 2। 4 3 1 2, ये सुमेलित हो गया इस प्रकार से, 4 3 2 1। तो इस प्रकार ध्यान दीजिएगा, ये आपका 20 तारीख को जो पेपर हुआ था, उस सेकंड शिफ्ट का जो पेपर था उसकी चर्चा की मैंने। अब 21 तारीख के जो 2 पेपर हैं उनकी मैं चर्चा करने वाला हूँ। तारीख की जो प्रथम पारी में जो शिफ्ट में, प्रथम शिफ्ट में यानी कि पहली पारी में जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का पेपर हुआ था और उसमें जो हिंदी व्याकरण से संबंधित जो प्रश्न आए थे उनकी चर्चा करो। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आ रहा है प्रश्न नंबर 1, एक अच्छे पत्र लेखन में नहीं होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए? सरल भाषा बिल्कुल होनी चाहिए। अभद्रता, अभद्रता क्यों होनी चाहिए भाई? नहीं होनी चाहिए अभद्रता, आपको शालीनता रखनी है, अभद्रता यहाँ पर नहीं रखनी है। अच्छे पत्र में तो शालीनता रखनी है, अभद्रता यहाँ पर आपको नहीं रखनी, गलत। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है? परिमाणवाचक विशेषण, नाप तोल संबंधी विशेषता प्रकट करने वाला विशेषण। बहुत बेईमान, गुणवाचक बेईमान आ गया। 3 किताबें, संख्यावाचक हो गया। क्विंटल भर चावल, चावल कितने हैं? क्विंटल भर, बताओ, नाप तोल बता रहा नहीं बता रहा? क्विंटल भर चावल, नाप तोल संबंधी यानी परिमाणवाचक विशेषण, क्विंटल भर चावल। प्रश्न नंबर 3, कागजी घोड़े दौड़ाना, कागजी घोड़े दौड़ाना, व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना। कागजी घोड़े दौड़ाना क्या हो जाएगा? व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना। कागजी घोड़े दौड़ा रहे, व्यर्थ की लिखा पढ़ी करें, क्या फायदा पढ़ने से? तो कागजी घोड़े दौड़ाना। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध शब्द ढूंढना है आपको। नमस्कार, गलत। नमस्कार कैसे लिखते हैं? नमस्कार, नमः धनकार। दृष्टि, ये रहा शुद्ध शब्द, दृष्टि धन ती, शुद्ध हो जाएगा। पूज्य लिखेंगे बड़े उ की मात्रा, पूज्य। प्राण, प्राण ऐसा आएगा, प्राण। कौन सा शुद्ध है? केवल यहाँ पर दृष्टि, बाकी सब क्या है? ये अशुद्ध है तीनों। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा विदेशज शब्द नहीं है? विदेशज शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है? फिर रिपीट हो गया ये शब्द। तोप है, अदालत है, चाकू है, पगड़ी नहीं है। पगड़ी आया था, देशज शब्द है। पगड़ी, साफा पहले भी आया था, ये 20 तारीख को शाम वाली शिफ्ट में। पगड़ी उत्तर हो जाएगा इसका, पगड़ी। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से देशज शब्द है, निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है? सौदागर नहीं है, खिचड़ी,
खिचड़ी खिचड़ी खिचड़ी, ये रहा देशज शब्द, खिचड़ी है देशज शब्द। सौदागर अरबी है, खिदमत भी अरबी है, अंग्रेजी डॉक्टर अंग्रेजी है, बाकी खिचड़ी शब्द कौन सा है आपका, देशज शब्द है। प्रश्न नंबर 7, वाक धन जाल, एक का 3 हो जाएगा, वाक जाल, ये रहा शब्द वाक जाल, वाक धन जाल। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण किसी भी वर्ग का पहला वर्ण हो तथा द्वितीय शब्द का पहला वर्ण किसी वर्ग का तीसरा चौथा हो, या यर लव हो या स्वर हो, तो पहला भी अपने वर्ग के तीसरे में बदल जाएगा, की जगह आ जाएगा क का तीसरा, आधा ग, वाक जाल। पढ़ा है ना आपने, दिगंबर, दिग्गज, ऋग्वेद आदि से बहुत सारे शब्द बनेंगे इस नियम से। बेसिस, बेसिस का अर्थ क्या है, बेस, बेसिस आधार, बेसिस का अर्थ क्या है, बेस या आधार, आधार कहेंगे बेसिस, किस बेसिस पर बोल रहे हो, किस आधार पर बोल रहे हो, बेसिस का अर्थ हो जाएगा आधार। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से नाम धातु क्रिया का उदाहरण है। नाम धातु क्रिया, ये रहा हथियाना, वह क्रिया जो संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के पीछे, संज्ञा सर्वनाम या विशेषण से निर्मित होती है। हाथ से बना हथियाना, हाथ क्या है, जातिवाचक संज्ञा, से बना हथियाना, आपके रजिस्टर में लिखा है हथियाना। प्रश्न नंबर 10, कृत्रिम, कृत्रिम का हो जाएगा कृत्रिम यानी कि बनाया गया, और प्राकृतिक, प्रकृति के द्वारा निर्मित, कृत्रिम का क्या हो जाएगा उल्टा, प्राकृतिक। ये भी आपके पेपर में बताया था मैंने प्रश्न। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित वाक्यों में से निजवाचक, निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है। निजवाचक सर्वनाम, वाक्य में कर्ता के लिए पुनः प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम शब्दों को निजवाचक कहते हैं। जो झूठ बोलता है वो कभी नहीं आगे नहीं बढ़ सकता। संबंधवाचक, यह लाना जरा, कौन है वहां, सामने आओ। प्रश्नवाचक, मैं स्वयं चला जाऊंगा, मैं कर्ता के लिए वापस आ गया स्वयं, निजवाचक सर्वनाम, कौन सा हो गया, निजवाचक सर्वनाम। उत्तर हो जाएगा यहां पर मैं स्वयं चला जाऊंगा। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, कौन सा भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। बुढ़ापा, भाववाचक संज्ञा, बुढ़ापा जीवन की कठिन अवस्था है, बुढ़ापा शब्द हो गया। रामचरितमानस हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है, रामचरितमानस हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। रुक जाइए, मित्रता, मित्रता हो गया, ये भाववाचक संज्ञा है। ममता भाववाचक संज्ञा है, यही रहा, यही उत्तर है आपका, भाववाचक संज्ञा है, शब्द का यहाँ पर कहीं भी प्रयोग नहीं हुआ। बुढ़ापा भाववाचक है, मित्रता भाववाचक है, और ममता भी क्या है, भाववाचक संज्ञा है। ममता स्त्री का असली धन है, तो ममता यहाँ लड़की का नाम नहीं, ममता यानी मम्मी यानी माँ, माँ के जो बच्चों के प्रति प्रेम होता है उसका नाम है ये ममता। तो ममता स्त्री का असली धन है, बिल्कुल ठीक है। ममता भाववाचक संज्ञा, मित्रता भाववाचक संज्ञा, बुढ़ापा भी भाववाचक, लेकिन यहाँ पर भाववाचक संज्ञा का प्रयोग नहीं हुआ है, नहीं है। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है, कौन सा तद्भव है, काक तत्सम, ज्येष्ठ भी तत्सम, आम्र भी तत्सम, लेकिन आग, आग अग्नि क्या होना चाहिए, तत्सम अग्नि, आग क्या है, तद्भव शब्द है। तो तद्भव, तद्भव शब्द पूछ रहा है तो ये रहा, आग का तत्सम क्या होता है, अग्नि, पढ़ा है आप लोगों ने। प्रश्न नंबर 14, किसी काम में दूसरे से आगे बढ़ने की इच्छा, स्पर्धा, अजय, प्रत्यागत, लिप्सा, स्पर्धा, क्या उत्तर हो जाएगा इसका, स्पर्धा, आगे बढ़ने की, स्पर्धा है आगे बढ़ने की। आप लोग पढ़ाई करते हैं आपस में, क्या है स्पर्धा, होड़, प्रतिस्पर्धा जिसको आप बोलते हैं, तो प्रतियोगिता, स्पर्धा है, आगे बढ़ने की क्या है, स्पर्धा है। प्रश्न नंबर 15, दुशासन, दुशासन शब्द का संधि विच्छेद है, रजिस्टर में लिखा है आपका, दुहदन शासन, विसर्ग संधि है, कौन सी संधि है, विसर्ग संधि, आपके रजिस्टर में लिखा है, दुहदन शासन, दुशासन। निहधन शुल्क, निःशुल्क, याद करो। ग्रामीण शब्द में प्रत्यय है, ग्रामीण शब्द में प्रत्यय कौन सा है, तो इन प्रत्यय, बड़ी की मात्रा है, ये रहा इन। आप जानते हैं राजस्थानी शब्दों में इन ना की जगह न का प्रयोग करते हैं, मतलब कहीं देशी शब्दों में न की जगह न, सुन रहे हो क्या, सुन रहे हो, लेकिन न का, तो इन प्रत्यय। ग्रामीण शब्द में कौन सा प्रत्यय, इन।
प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से शीघ्र शब्द का पर्यायवाची है? त्वरित, निदान, सकल, सतत। त्वरित, त्वरित कार्य कीजिए, शीघ्र कार्य कीजिए, एक ही बात है, पर्यायवाची हो जाएगा शीघ्र का त्वरित, त्वरित गति से। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य ढूंढना है। हम अवश्य ही जाएंगे, मैं आपकी श्रद्धा करता हूं, नहीं। हमारे यहां नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, वह शायद यह काम जरूर हो जाएगा, गलत। शायद भी आ गया, वह हम अवश्य ही जाएंगे, अवश्य भी आ गया और ही भी आ गया, नहीं। तो यहां पर एक ही दिख रहा है, हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। शुद्ध वाक्य पूछ रहा है तो शुद्ध वाक्य यही हो जाएगा, बाकी सब गलत है। यहाँ अवश्य भी आ रहा है और ही भी आ रहा है, गलत। और यहाँ पर आपकी श्रद्धा करता हूं, नहीं, आपका आदर करता हूं, गलत हो गया, श्रद्धा अनुपयुक्त शब्द है। उसके बाद तब शायद यह काम जरूर, शायद भी आ गया और जरूर भी आ गया, गलत हो गया। तो कौन सा शुद्ध है आपका? केवल ये वाला। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है? तत्सम शब्द कौन सा है? कवि है, किसान तद्भव है, फूल भी तद्भव है, वायु, दो हैं। तो कौन कौन से? एक तो हो जाएगा आपका ए और एक हो जाएगा आपका डी। ये दो शब्द हैं यहाँ पर, ए और डी। एक तो कवि है और एक वायु, बाकी सब क्या है? तद्भव शब्द है। तो ए और डी इसका उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 20। 20 प्रश्न आए। अंतिम प्रश्न, निहत्ता शब्द में उपसर्ग है। निहत्ता शब्द में उपसर्ग क्या है? उपसर्ग, आगे जुड़ने वाला शब्द। निह, धन, ता, निहत्ता, निह, इसमें कौन सा उपसर्ग है? निह। कौन सा उपसर्ग है इसमें? निह। तो इस प्रकार ये 21 तारीख को जो पेपर हुआ था सवेरे की शिफ्ट में, उसकी मैंने चर्चा की। एक पेपर और बचता है आपका 21 तारीख को, द्वितीय पारी का जो सेकंड शिफ्ट का जो पेपर था, उसका समाधान में जल्दी ही लेकर आ रहा हूं आपके साथ। नमस्कार दोस्तों, अब मैं बात कर रहा हूं आपसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का 21 तारीख को जो द्वितीय शिफ्ट में यानी सेकंड शिफ्ट में द्वितीय पारी में जो पेपर हुआ था, उसमें जो हिंदी के प्रश्न आए थे उनकी ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। भारत है, गंगा है, पहाड़, कौन सा नहीं है? पहाड़ नहीं। हिमालय भी है, लेकिन आप देखेंगे पहाड़ यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा शब्द है। प्रश्न नंबर 2, यह बिल्ली काली है। यह बिल्ली क्या है? काली है। वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है, रंग रूप बताने, रंग रूप, बिल्ली का रंग बता रहे, काली है, तो गुणवाचक विशेषण है। कौन सा विशेषण है ये? गुणवाचक विशेषण। बताया था, रंग रूप, आकार प्रकार, गुण दोष, स्वभाव, अवस्था, स्थान आदि संबंधी गुणवाचक विशेषण। निम्नलिखित में से किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? मैं आप चला जाऊंगा, निजवाचक, जो सोता है सो खोता है, जो सोता है सो खोता है। एक संज्ञा सर्वनाम का संबंध दूसरी संज्ञा सर्वनाम से प्रकट करने वाले सरल सा प्रश्न। प्रश्न नंबर 4, राधेश्याम रो चुका वाक्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग हुआ? रो चुका, रोना और चुकना दो क्रियाएं आ रही एक साथ, जो कि क्रियाएं भी हो सकता है, लेकिन इसका सबसे उपयुक्त उत्तर हो जाएगा संयुक्त क्रिया। जब वाक्य में एक क्रिया, मतलब कहूं कि जब वाक्य में एक क्रिया के समाप्त होते हैं, मतलब कहूं कि जब वाक्य में क्या होता है, दो भिन्न अर्थ वाली क्रियाएं, अलग अलग अर्थ वाली क्रियाएं एक साथ आती हैं, तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। रोना और चुकना दो अलग अलग अर्थ वाली क्रिया आ रही, पर अर्थ एक ही निकल रहा है। कौन सी क्रिया है ये? संयुक्त क्रिया है। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है? तत्सम शब्द ढूंढना है। गोबर नहीं है, उष्ट्र है, पलंग नहीं है, पर्यंक, मयूर, ये दो शब्द हैं। तो कौन कौन से हो जाएंगे? बी और डी। इसका उत्तर हो जाएगा बी और डी, ये उत्तर हो जाएगा इसका। उष्ट्र भी है और मयूर भी। गोबर और पलंग दोनों तद्भव है। प्रश्न नंबर 6, नीचे दो कथन दिए गए हैं,
जो शब्द संस्कृत और प्राकृत भाषा से विकृत होकर हिंदी में आए हैं वे तद्भव कहलाते हैं। हाँ, अब बोलते हैं ना तद्भव शब्द कौन से, उससे उत्पन्न, किससे उत्पन्न, संस्कृत से। तो संस्कृत भाषा के वे शब्द जो कुछ ना कुछ परिवर्तन के साथ विकृत होकर, परिवर्तन होकर हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें तद्भव कहते हैं। विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए शब्दों को तद्भव नहीं, गलत। एक सही है, ढूंढ लीजिए। कथन एक सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है। कथन एक सही है लेकिन कथन दो गलत है। ये एक तो सही है, पहला वाला तो सही है लेकिन दूसरा वाला क्या है यहाँ पर, गलत है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ये वाला। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से देश शब्द है शत तिक्त शीर, सब तत्सम है, बाकी ये लोटा, फिर आया लोटा। 19 तारीख के पेपर में भी आया था लोटा और यहां भी आया है लोटा। इसलिए आलोक राज जी ने मना किया था पेपर डिस्कशन करने के लिए। एक जैसे प्रश्न आए सारे, बहुत सारे। अग्र पर पत्थर पड़ना, अग्र पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ है बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। और प्रश्न बिल्कुल ठीक है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। छात्र की तो अग्र पर पत्थर पड़ गया इसलिए उसने पढ़ाई नहीं की, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। अग्र पर पत्थर पड़ना। प्रश्न नंबर 9, कम गुणी होकर भी गुणी का दिखावा। थोता चना बाजेगा ना, थोता चना बाजेगा ना। अधघट गगरी छलकत जाए, वही वाली बात, थोता चना बाजेगा ना। प्रश्न नंबर 10, नयन, कितनी बार बनाया नयन शब्द। नेधन अन अयादि संधि, नेधन अन अयादि संधि, पहला ही शब्द लिखते हैं हम अयादि संधि सब पढ़ते समय। नेधन अन, नयन। प्रत्युपकार, बताइए कितनी बार बताया ये शब्द आपको। प्रतिधन उपकार, कौन सा उपसर्ग है, प्रतिधन उपकार। उपसर्ग पूछ रहा है तो कौन सा इसमें, प्रतिधन उपकार। यण संधि से बनेगा प्रत्युपकार। मैंने करवाया ये प्रश्न भी आपको। प्रश्न नंबर 11, जहरीला, जहर में इला प्रत्यय लगाए। जहरीला शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो यहाँ पर कौन सा प्रत्यय लगाए मित्रों, इला प्रत्यय लगाए। जहर धन इला, तो जहरीला बन जाएगा शब्द, उर्दू फारसी है जहरीला। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में आंख का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा नहीं है, चक्षु होता है, दृग होता है, लोचन होता है, चपला। चपला नहीं होता, चपला तो कौन है, लक्ष्मी है। चपला तो कौन है, लक्ष्मी है। तो ये तीनों तो हैं लेकिन चपला किसका है, लक्ष्मी का। आंख का नहीं है चपला। पक्षपात शब्द का विलोम शब्द, पक्षपात का अभद्र स्वच्छ निष्पक्ष। पक्षपात और निष्पक्ष बिल्कुल ठीक है। पक्षपात का विलोम क्या हो जाएगा, निष्पक्ष हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15, जो बहुत जानता हो, वाक्यांश के लिए उचित शब्द होगा बहुज्ञ, अज्ञ कृतज्ञ नहीं। जो बहुत जानता हो, बहुधनज्ञ, बहुज्ञ, यानी जो बहुत जानता हो, बहुज्ञ हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध शब्द ढूंढ लीजिए। शारीरिक, गलत। शारीरिक बनेगा ऐसे, शरीर धन एक, शारीरिक बना रखा है आपने। पारिवारिक, गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। चारित्रिक, चरित्र धन एक, ये सही है, चरित्र धन एक। चारित्रिक, प्रशंसा धन नहीं, गलत, ये भी गलत। तो कौन सा सही है यहाँ पर, चारित्रिक शब्द। शुद्ध शब्द का चयन करना है, चारित्रिक शब्द सही है यहाँ पर। चरित्र धन एक, उसी नियम से बनेगा। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य, तेरे को, गलत, तुझे। मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूं, ठीक है। मैं गाने का, आपका भवदीय नहीं। थोड़ी देर बाद वे वापस लौट, गलत। आपका भवदीय वाक्य नहीं है ये। मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूं, ये इसका उत्तर यहाँ पर सही हो जाएगा।
मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूं, बिल्कुल ठीक है, कर रहा हूं। प्रश्न नंबर 18, प्रज्ञा ने पाठ पढ़ा होगा। प्रज्ञा ने पाठ पढ़ा होगा, भूतकाल। वाक्य किस काल का है? भूतकाल का, लेकिन पढ़ा होगा संदिग्ध है। कार्य के भूतकाल में होने की संभावना प्रकट हो रही है, संदेह है। कार्य के भूतकाल में होने का क्या है? संदेह है, संभावना प्रकट हो रही है। क्या पता पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, लेकिन आपने बोले पढ़ा होगा, तो आप क्या कर रहे हैं? संदिग्ध है, संदिग्ध भूतकाल हो जाएगा ये। प्रश्न नंबर 19, रमेश ने अपने भाई के द्वारा आपका खोया हुआ बैग भिजवा दिया है। आपने आभार प्रकट करते हुए रमेश को पत्र लिखा। यह पत्र किस शैली में, क्या क्या किस प्रकार के अंतर्गत आए? अनौपचारिक पत्र है ये कौन सा पत्र है? अनौपचारिक, परिपत्र अनुसार अनौपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र, अनौपचारिक। भारत सरकार ने दिल्ली के शिक्षा विभाग को 15 दिन पहले एक पत्र भेजा था, जिसका उत्तर प्राप्त न होने पर उन्होंने रिमाइंडर भेजा। रिमाइंडर शब्द के लिए उचित हिंदी शब्द है अनुस्मारक। पूर्व में भेजे गए पत्र का पुनः स्मरण कराने हेतु लिखा गया पत्र अनुस्मारक होता है। इस प्रकार दिखेगा। ये आपके 6 शिफ्टों के पेपर हुए हिंदी चतुश्रेणी कर्मचारी की, बहुत सरल से पेपर थे। अवश्य आप लोगों को इस पेपर में मतलब आप लोगों को अवश्य सिलेक्शन हो जाएगा, शुभकामनाएं, है ना। बहुत सरल पेपर था, बहुत आसान पेपर।